न्यूटन वलय, न्यूटन रिंग्स। हमने ये इंटरफेरेंस फिनोमेना है। न्यूटन्स वलय फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक विशेष प्रकार के फ्रिंजेस हैं जिसमें कंसंट्रिक वलयाकार व्यतिकरण फ्रिंजेस बनती हैं और जिन्हें एक समतल कांच की प्लेट पर अधिक वक्रता त्रिज्या के समतुलतल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर रखकर हमें इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इस समायोजन में कांच की प्लेट तथा लेंस एल के वक्रीय पृष्ठ के बीच फनाकार वायु की पारदर्शी फिल्म बन जाती है। जब इस पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत आपतित किया जाता है और ये जो प्लेट है वो 45 डिग्री पर झुके हुए समतल पारदर्शी कांच की प्लेट जी द्वारा परावर्तित प्रकाश अभिलंबवत आपतित कराया जाता है, जो वायु फिल्म के ऊपरी भाग से तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश किरणें व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है। यह व्यतिकरण प्रतिरूप वायु फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। फनाकार वायु फिल्म में वृत्तीय सममिति होने के कारण उन बिंदुओं के बिंदुपथ जहाँ पर वायु फिल्म की मोटाई समान होती है वृत्ताकार होता है। इस प्रकार इस समायोजन से बनने वाली व्यतिकरण फ्रिंजेस हमारी वृत्ताकार होती है और इन्हें हम न्यूटन वलय कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले ये प्राप्त किया था। इन वलयों को समतल पारदर्शी कांच की प्लेट जी के ऊपर हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ये हमारी प्लेट पी है और ये समतुलतल लेंस है। इस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो इस लेंस के ऊपरी भाग और ग्लास प्लेट के निचले हिस्से निचले हिस्से से और ग्लास प्लेट के ऊपर हिस्से से किरणें परावर्तित होकर हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं। अब इसका न्यूटन वलय का सिद्धांत क्या है? परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलय किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास एक SA आपातिक किरण से वृत्तीय फनाकार वायु फिल्मों के पृष्ठों द्वारा परावर्तित किरणें AR1 और BCR2 वृत्ताकार फिल्मों के मध्य विभवांतर है वो Δ1 = 2 μt cos ऑफ थीटा प्लस r है, जहाँ परावर्तन स्थान पर फिल्म की मोटाई t है तथा फिल्म के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। वायु के लिए हम म्यू = 1 लेते हैं। यदि वायु फिल्म का फोन कोण थीटा अत्यल्प है और इस पर आपातिक की किरण अभिलंबित होती है तो cos ऑफ थीटा प्लस r = 1, क्योंकि cos थीटा प्लस r टेंडिंग टू 0, जिससे Δ1 = 2 μt हमें प्राप्त होता है। अर्थात किसी माध्यम में पथांतर केवल फिल्म की मोटाई पर ही निर्भर करता है। इस परावर्तित प्रकाश किरणों में AR1 से परावर्तन विरल माध्यम से होता है, जबकि BCR2 का सघन माध्यम से। इस अंतर के कारण इनके मध्य एक अतिरिक्त पथांतर या पाथ डिफरेंस λ/2 उत्पन्न हो जाता है। अतः परिणामी जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा = 2 μt - λ/2 होता है। जब परावर्तित किरणों से परिणामी पथांतर 2n-1 × λ/2 अर्थात Δ1 = n λ होता है तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है और इसके विपरीत और हमें जो फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं वो अदीप्त या डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। यदि इस बिंदु पर फिल्म की मोटाई Tn है तो अदीप्त फ्रिंज के लिए इसका प्रतिबंध क्या होगा? 2 μ
T1 Tn is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। इस प्रकार वे बिंदु जहाँ पर परावर्तित किरणों में परिणामी पथांतर n लैम्डा होता है, अतः λ1 इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा होता है, वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण से NV प्रदीप्त वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती है। अतः NV प्रदीप्त फ्रिंज के लिए या 2 म्यू Tn इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा होगा। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 है। वायु की फिल्म के लिए डार्क फ्रिंजेस के लिए 2 Tn इज इक्वल टू n लैम्डा और ब्राइट फ्रिंजेस की स्थिति के लिए 2 Tn इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा होता है। अदीप्त और प्रदीप्त वलयों के व्यास, इनके हम व्यास किस प्रकार निकालेंगे। माना कि हमारे उपयोग में लाया गया समतोलोत्तर लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, तथा लेंस L की जो लेंस L का वक्रता केंद्र C पर स्थित है। जैसा कि हमें डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये C है और ये हमारा लेंस है और इसका वक्रता केंद्र C है। माना कि प्रकाश के आपतन बिंदु A पर फिल्म की मोटाई Tn है। ये आपतन बिंदु है, इस पर फिल्म की मोटाई Tn है जो EO के तुल्य है, जहाँ NV फ्रिंज बनती है जिसकी त्रिज्या Rn इज इक्वल टू E है। पाइथागोरस प्रमेय से EA स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर और Rn स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस EO होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R माइनस Tn होल स्क्वायर और 2RTn माइनस Tn स्क्वायर। क्योंकि हम ये मानते हैं कि वायु फिल्म की मोटाई लेंस की वक्रता त्रिज्या के तुलना में बहुत नगण्य है, अर्थात R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Tn, देयरफॉर Tn स्क्वायर और उसकी हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर Rn स्क्वायर इज इक्वल टू 2RTn, जिससे NV वलय का व्यास Dn इज इक्वल टू 2Rn इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2RTn इज इक्वल टू 8RTn। इसी तरह अदीप्त वलयों का व्यास भी हम निकाल सकते हैं। अदीप्त वलय के व्यास के लिए हम Tn का मान समीकरण 5 में रखें तो हमें डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस का जो मान आएगा वो 4n लैम्डा r अपॉन म्यू इज इक्वल टू 2n लैम्डा r अपॉन म्यू। वायु की फिल्म के लिए Dn इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट n लैम्डा r होता है। अतः अदीप्त वलय का व्यास प्राकृतिक संख्या n, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा लेंस की वक्रता त्रिज्या r के वर्गमूलों के अनुक्रमानुपाती होता है। Dn माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह प्रदीप्त वलयों के व्यास भी निकाल सकते हैं। इसको Tn का मान समीकरण में रखें तो Dn इज इक्वल टू अंडर द रूट 2n प्लस 1 r लैम्डा अपॉन म्यू। यह अदीप्त वलय का व्यास है जो कि विषम संख्या 2n प्लस 1, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, लेंस की वक्रता त्रिज्या r व 1 अपॉन म्यू के वर्गमूलों के अनुक्रमानुपाती होता है। अब फ्रिंज अंतराल, किसी भी दो क्रमागत प्रदीप्त या अदीप्त वलयों की त्रिज्याओं का अंतर हमें फ्रिंज विड्थ के नाम से हम इसे जानते हैं और इसको फ्रिंज अंतराल भी कहते हैं। बीटा इज इक्वल टू R n माइनस 1 माइनस Rn इज इक्वल टू हाफ Dn प्लस 1 माइनस Dn। समीकरण 6 से अदीप्त वलयों का फ्रिंज अंतराल बीटा इज इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट ऑफ रूट n माइनस 1 माइनस रूट n इंटू अंडर द रूट 4 r लैम्डा अपॉन म्यू होता है। यह वलय क्रमांक n में वृद्धि होने से अदीप्त फ्रिंज के अंतराल
होता जाता है और अधिक फ्रिंजें निकट आती जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में चित्र में बताया गया है। इसी प्रकार समीकरण 7 में प्रदीप वलयों का समय अंतराल बीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 2n-3 माइनस अंडर द रूट 2n+1 अंडर द रूट इंटू 2r लैम्डा अपॉन म्यू। अतः n में वृद्धि होने पर इनका अंतराल कम होता जाता है और प्रदीप फ्रिंजें भी निकट आती रहती है।